अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेस। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्लस एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम बेसिकली हमने टॉपिक जो हमारा है वो है एनर्जी सोर्सेज की एफिशिएंसी, लेकिन उसके साथ हम पहले स्टार्ट करेंगे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी एंड assume a vital part to improve social and economic living standard of society. With the passage of time, mankind has used various type of resources to generate energy, starting from wood to nuclear energy. There are 9 major energy sources that can be further categorized into two sources. For example, renewable and non-renewable energy sources. So the major renewable energy sources include wind, solar, hydro, biomass or geothermal. These sources are unlimited in supply and can be replenished naturally. रीन्यूएबल मतलब अपने नाम से ज़ाहिर हो रहे हैं, जिनको आप रीन्यू कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। और नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जो एक दफ़ा कंज्यूम हो गए तो दोबारा से वो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। सो द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड, अब नॉन रीन्यूएबल में आ जाते हैं न्यूक्लियर गैस एंड कोल। दीज आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। जो रीन्यूएबल थे यहाँ पे हमने बात की कि रीन्यूएबल अनलिमिटेड इन सप्लाई होते हैं, लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक यूज़ ऑफ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज फॉर एवर बिकॉज वंस कंज्यूम दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस or regenerate with the same old capacity. Even the regeneration process require years to complete. Currently, fossil fuels are fulfilling the 3/4 of the global energy demand. On the other hand, due to the massive use of fossil fuels, the amount of carbon dioxide emission is increased in the environment, causing greenhouse gas. एयर पोल्यूशन में जब हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस, तो उसमें हमने बात की थी कि जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट होता है। और उसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ करता है। The societies are also looking for other energy sources because of fossil fuel getting short. Number 2, due to the threat to the security of energy sources. एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। तो पहला टॉपिक तो हमारा हो गया रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। हम पता चल गया कि ये दो सोर्स कौन से होते हैं। जो रीन्यूएबल होते हैं वो जो रीन्यूएबल हैं वो अनलिमिटेड होते हैं सप्लाई में और उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंट एनर्जी यूज़, समटाइम्स सिंपली कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, एक तो हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उस एनर्जी को हम एफिशिएंटली यूज़ करें तो वो एफिशिएंट एनर्जी कहलाती है। और व्हाट इज़ एफिशिएंट एनर्जी? इट इज़ द गोल टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, insulating a home allows to building to use less heating and cooling energy to achieve and maintain a comfortable temperature. Number 2, installing LED lighting, fluorescence lighting or natural skylights window reduces the amount of energy required to attain the same level of illumination compared to using traditional incandescent light bulbs. Number 3, improvement in energy efficiencies are generally achieved by adopting a more efficient technology or production process or by the application of commonly accepted methods to reduce energy losses. In many countries, energy efficiency is also seen to have a national security benefit because it can be used
to reduce the level of energy imports from foreign countries and may slow down the rate of energy at which domestic energy resources are depleted. Now, energy conservation. Energy conservation is broader than energy efficiency, is including active efforts to decrease the energy consumption, for example through behavior change. अब वो किस तरह से वो देखते हैं. एफिशिएंट एनर्जी यूज़ एंड एनर्जी कंजर्वेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक टर्म्स. एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन विदाउट एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट. नंबर 1, हीटिंग रूम less in winter. Number 2, using the car less. Number 3, air drying your clothes instead of using dryer. Enable energy saving modes on computer. Now, sustainable energy. Sustainable energy, energy efficiency and renewable energy are said to be the twin pillars of sustainable energy policy and are high priorities in the sustainable energy ranking. लास्ट क्लास में जब लेक्चर 11 और 12 था उसमें भी हमने देखा था, हमने जो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पढ़े थे एनवायरनमेंट के, उनमें भी हमने देखा था कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं. तो आज का जो एनर्जी सोर्सेज की जो एफिशिएंसी है उसमें भी हम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लाजमी करेंगे. हमारी जो एनर्जी के एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, energy efficiency and renewable energy are said to be the twin pillars of the sustainable energy policy and at high priorities in the sustainable energy ranking. Efficient energy use is essential to slowing the energy demand growth so that rising clean energy supplies can make deep cuts in fossil fuel use. If energy use grows too rapidly, renewable energy development will chase our receding target. A sustainable energy economy thus requires major commitments to both efficiency and renewables. Efficiency of energy resources. अब एनर्जी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी की बात करते हैं. although there are many types of energy, the most efficient form of renewable are hydro, thermal, tidal, wind and solar. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने 6, 7 या 8 क्लास में भी ये पढ़े हुए हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिससे हम जैसे हाइड्रो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में है, किस तरह से वो यूज़ होते हैं. बायोमास हमने वो भी पढ़ा हुआ है. विंड एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, ये सारे हम 6, 7, 8 क्लास में भी हमने पढ़े हुए हैं. तो सोलर एनर्जी हैज़ बीन प्रूवन टू बी द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव अमंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर होम एंड कमर्शियल यूज़. तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज. नंबर 1, फॉसल फ्यूल्स. फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास आ जाते हैं, मैट्रिक में भी हम लोग पढ़ के आए हैं ये चीज़, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. कोल कोयला होता है और इसमें भी आपको पता है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे चीप टाइप का भी होता है और एक सुपीरियर टाइप का भी एक कोल होता है. तो उससे हम जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी वो जैसे हम डोमेस्टिक लेवल पे भी हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम इसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, फिर उसकी फ्रैक्शंस करते हैं. वो सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो जैसे पेट्रोल है, डीज़ल है, गैसोलीन है, तो ये सारे जो हैं डिफरेंट जो फ्यूल हैं वो हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. जैसे व्हीकल्स का अलहदा होता है, प्लेन्स का अलहदा होता है, ट्रक्स का अलहदा होता है, तो ये पेट्रोलियम वहाँ पे यूज़ होती है. उसके बाद नेचुरल गैस. नेचुरल गैस तो हम अपने घरों में भी हमारे पास नॉर्मली इस्तेमाल होती है, और आपने सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये फॉसल फ्यूल के जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉसल फ्यूल्स. They have been used through history to provide power both for household and to drive industries. When fossil fuels are the most efficient because they are easily transported and are not dependent on weather conditions, they are not a renewable energy source. Sources of fossil fuels are depleting day by day. Fossil fuels also emit टॉक्सिक गैसेस दैट कॉज पोल्यूशन. और पोल्यूशन हमने एयर पोल्यूशन में तो पढ़ा हुआ है, फॉसल फ्यूल का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इस फॉसल फ्यूल के बर्निंग से हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, ये डिफरेंट ऑक्साइड्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में जाते हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं.
Number 2, hydroelectricity. Hydroelectricity. Hydroelectricity is generated from dams built on the rivers that generate power using the flow of water. Transmission lines transport the generated electricity to give power to houses and commercial establishments. Hydroelectric energy is inexpensive, renewable and efficient. Hydroelectricity is an efficient source of energy. ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, कौन सा सोर्स रीन्यूएबल है और कौन सा नॉन रीन्यूएबल है. जो पहले हमने पढ़ा है फॉसिल फ्यूल्स, ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं. जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये रीन्यूएबल होता है. नंबर 3, न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अनदर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन आपने आई थिंक मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, फिज़िक्स में या मैट्रिक में पढ़ा ही होगा आपने. 2 तरह के न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन. फिजन में क्या होता है कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को हम बम्बार्ड करवाते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से वो एक न्यूक्लियस टूट के 2 में डिवाइड होता है और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है. इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, 2 न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस बनाएं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं. लेकिन एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होता है और सन में हर टाइम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी अर्थ पे आती है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी. So, a process called nuclear fission is used to produce nuclear energy. The energy output by a nuclear reactor is higher than the other energy producer, and a small amount of uranium can provide power for a whole city. यूरेनियम से आपको याद आ गया होगा 9th क्लास में हमने जब केमिस्ट्री में भी पढ़ा था आइसोटोप्स वाला टॉपिक, तो उसमें आइसोटोप वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ आइसोटोप. तो वहाँ पे हमने बात की हुई है कि यूरेनियम पे जब हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम कैन प्रोवाइड पावर फॉर अ होल सिटी. Building nuclear power plant is very expensive. The spent fuel from a nuclear reactor is radioactive and dangerous and needs to be stored very carefully. ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं, आपको इसके बारे में आइडिया होगा. रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं. वो अल्फ़ा रेडिएशंस भी हो सकती हैं, बीटा भी और गामा भी. तो वो डिपेंड करता है वो रेडिएशन किस हद तक डेंजरस हो सकती हैं. अगर तो वो गामा रेडिएशंस है तो वो बहुत एंड तक जो है ना वो पेनिट्रेट कर सकती हैं. तो अल्फ़ा बीटा गामा सबकी अपनी अपनी पेनिट्रेशन पावर होती है और वो हार्म कर सकते हैं. सो एक तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो बिल्ड करना वो एक्सपेंसिव होता है. दूसरा, इस पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो रेडियो एक्टिव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. and needs to be stored very carefully. The spent fuel doesn't decompose easily, क्योंकि हम जो उसमें फ्यूल यूज़ करते हैं वो डिकम्पोज नहीं होता. अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो उसमें से रेडिएशन एमिट होती रहेंगी और वो कोई ना कोई नुकसान देता रहेगा. बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनको हम, जैसे लेज़र ऑपरेशन है उसमें भी यूज़ करते हैं. जैसे बोन्स के लिए है लेज़र है, कैंसर के लिए है, और गोइटर जो बीमारी होती है गले की, गिलर्ड की बीमारी जिसे कहा जाता है, उसको भी क्योर करने के लिए हम जो है ना वो यूज़ करते हैं आइसोटोप. तो ये ऐसे होते हैं जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं. तो ये डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, ये वेरी करता है किसकी रेडिएशन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. सो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ये भी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है. एंड एक्सीडेंट कॉज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर हैव हिस्टोरिकली कॉज्ड वाइड स्प्रेड हेल्थ हैज़र्ड्स. इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो उनके बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. कुछ के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, आपको आइडिया भी होगा. नेक्स्ट है 4th वन, टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी इज़ अ रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी generated from movement of the tides in the ocean. It is a safe form of energy that doesn't emit harmful gases. तो ये चूँकि इसमें से कोई हार्मफुल गैसेज एमिट नहीं होती, इसलिए ये सेफ फॉर्म होती है एनर्जी की. टाइडल पावर प्लांट्स आर लॉन्ग लास्टिंग एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट, विंड एनर्जी.
Wind energy is generated using wind turbines. The energy generated by turbines provide large amount of energy to homes and commercial establishment. Installing a turbine and getting it up and running is a comparatively easy and inexpensive process. Wind energy is weather dependent. Wind energy is a clean source of energy but not a very efficient form of energy because it is weather dependent. नेक्स्ट सोलर एनर्जी. सो सोलर एनर्जी हमने जैसे पहले भी बात की है कि सब जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उन सब में सोलर एनर्जी जो है वो मोस्ट एफिशिएंट सोर्स होता है. सोलर एनर्जी इज़ जनरेटेड बाय यूजिंग रेज ऑफ सन. जनरेटिंग सोलर एनर्जी doesn't cause pollution and is efficient for both residential and commercial use. Maintaining solar panel is easy and most panel come with warranties for up to 25 years. The disadvantage of solar energy is that it can be generated effectively only in places that get large amount of sunshine. Need to conserve natural resources. The conservation of natural resources is a crucial element of protecting important foundations of our planet and ensuring that they will be available in future without serious depletion. Some of these natural resources like water, sunshine or wind are available in a plentiful and easily renewable supply, but others like fossil fuels which we have come to rely on for heating and transportation are not. So we need to be more responsible about how we use them. जैसे कॉमन सी बात की जाती है, व्हीकल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप इशारे पे खड़े हैं तो आपको अपना इंजन बंद रखना चाहिए. कहने को ये बहुत मामूली सी बात है कि सिर्फ एक आप अपना इंजन बंद रखते हैं तो कितना आप फ्यूल सेव कर सकते हैं. लेकिन अगर यही काम सभी लोग अपनी ईमानदारी से करें तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, फ्यूल्स की अगर हम बात सिर्फ कर रहे हैं तो उसको हम सेव कर सकते हैं. तो इंडिविजुअली ये हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्स को रिज़र्व करने के लिए, उसको सेव करने के लिए अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करें. सो यहाँ तक हमारा टॉपिक था, लेकिन इसको आप मज़ीद इलेबोरेट खुद करेंगे. मैंने इसमें जो स्लाइड्स हाईलाइट करनी थी वो मैंने कर दी हैं. आपने इसमें मज़ीद ऐड करना है कि आप किस तरह से अपने सोर्सेज को फ्यूचर सेव के लिए किस तरह से इनको सेव कर सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए विदाउट एनी डिप्लीशन. तो आपने इसकी ये लिस्ट बनानी है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो वाटर रिसोर्सेज की एफिशिएंसी के बारे में होगा. तो एनर्जी की एफिशिएंसी के बारे में आप इसमें मज़ीद इंक्लूड कर सकते हो, और जो बुक आपको रिकमेंड की गई है उसमें आपको काफ़ी सारे चैप्टर इससे रिलेटेड मिल जाएंगे. सो आज का टॉपिक यहाँ तक ही था. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा. आप लोगों को स्लाइड्स में व्हाट्सएप ही कर दूँगी, ग्रुप में सेंड कर दूँगी. किसी ने भी पूछना हुआ तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.